बार बार इनिशिएटिव रखने से कुछ नहीं होगा। एक बार आपने बेस बना लिया तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अभी जो 3 घंटे में और टोटल जो आपका 4 दिन पेपर होता है, टोटल 24 घंटे में जो प्रोड्यूस करेंगे उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कोई गलत बात करता हूँ या अनैतिक बातें करता हूँ, दैट इज ऑल्सो इन जीएस कोड। वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, 10,000 लड़के एक कोचिंग फॉर एग्जाम्पल हैं, तो शायद वहाँ उसमें 10 लड़के भी सिलेक्शन नहीं होता, बाकी लड़कों का अपने से ही होता है और बच्चे खरीदे जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही है कि इस समय जो है यूपी बीसीएस का मेंस का एग्जाम चल रहा था, तो आज एग्जाम का लास्ट डे था, तो आज ऑप्शनल का पेपर था। तो अभी सर एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका कौन सा था, साथ ही साथ उसके लिए स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल करें। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण कुमार पांडे है। सर, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए, कहाँ तक पढ़ाई? मैं ह्यूमैनिटी से पीजी हूँ और उसके बाद से मैं सिविल सर्विस तैयारी कर रहा हूँ। सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी। मीडियम सर? हिंदी। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 5वां अटेम्प्ट था मेंस का। तो इसके पहले मतलब क्या चीज़ें हुई? इसके पहले भी मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी ही था। और जैसे मतलब मेंस में क्वालिफाई हुए थे कि? हाँ, इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। इंटरव्यू तो सर जैसे कि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बता रहे हैं, तो मतलब आपका आज पेपर था सोशियोलॉजी का, तो वो कैसा हुआ था? आज का पेपर बढ़िया था। और जैसे कि पारंपरिक सवाल आते हैं हर साल, पेपर 1 में आपकी थ्योरीज आती हैं और थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी आता है। पेपर 2 जो कि टोटली इंडियन सोसाइटी पे डिपेंड है, उसी टाइप का पारंपरिक पेपर था, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ था। पेपर में करंट का पुट था। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं पर डे, अच्छी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, और आप दूरदर्शन अगर देख रहे हैं तो आप उसे आराम से अटेंड कर सकते थे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। बाकी जैसे प्रीवियस ईयर पैटर्न पे था या कुछ बदलाव वगैरह किए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम थे। हाँ, मतलब पैटर्न वही था या फिर? पैटर्न वही था। बस सोशियोलॉजी में इस बार क्या इन्होंने फर्स्ट पेपर में क्या करा है, जैसे फर्स्ट और 5 क्वेश्चन आपका मैंडेटरी होता है, इस बार इन्होंने क्या करा है, फर्स्ट पेपर में जो है 1 और 5 क्वेश्चन जो है मैंडेटरी नहीं है, और बाकी सेकंड पेपर में 1 और 5 क्वेश्चन मैंडेटरी है। तो हम इसके लिए जानना चाहेंगे, जैसे आपने ओवरऑल पूरी तैयारी वगैरह के लिए कहीं कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद इस तैयारी की? मैंने जीएस के लिए आज तक कहीं कोचिंग नहीं करी, ना प्री में ना मेंस में, क्योंकि मुझे जीएस की कोचिंग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बाकी रही बात सोशियोलॉजी की, तो मैंने पंकज मिश्रा सर हैं जो कि एक पीसीएस ऑफिसर हैं अब इलाहाबाद में, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया था, और डॉक्टर मनोज छपड़िया हैं, अवध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन दोनों गाइडेंस से मैंने तैयारी करी थी। बाकी जीएस के लिए मैंने स्वतः अध्ययन करा, करंट अफेयर्स वो सब मैं खुद ही पढ़ता हूँ। मैंने आज तक कोई कोचिंग केवल ऑप्शन ही करी बस। तो जैसे कि इसके लिए आपने कोई बुक्स वगैरह आपको जो फॉलो की थी, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ। सोशियोलॉजी में जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें जो थिंकर्स है उसमें दूसरी एन जैन की बुक आती है, डॉक्टर राजकुमार बडोला की बुक आती है, रावत पब्लिकेशन आपकी राजस्थान से, और राजस्थान पब्लिकेशन की कई बुक आती हैं। बाकी नदीम हसनैन की बुक आती है, ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। बाकी सेकंड पेपर में जो आपका है वो टोटली इंडियन सोसाइटी बेस्ड है, उसमें योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का जो मंथली एडिशन आता है वो बहुत यूजफुल होता है। करंट आपकी जो घटनाएं होती हैं वो यूजफुल होता है, और न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर किया जा सकता है। बेसिक सिद्धांत आप बुक से कवर कर सकते हैं। तो जैसे जो आप करंट अफेयर बता रहे हैं कि करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो करंट अफेयर जैसे कितना पुराना पूछा जाता है? 1 साल, 1.5 साल, कितना? करंट अफेयर्स 1.5 साल पहले तक का था। 18 महीने तक का करंट अफेयर्स पूर्णतः तैयार करना चाहिए, और बगैर उससे काम नहीं चलने वाला। बाकी अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, मान लीजिए आप 4 साल 5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो 2016-17 में भी हुई थी, और उस घटनाओं का रिपीटेशन होता है, या अगर रिपीटेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं घटनाएं करंट घटनाएं से जुड़ जाती हैं। तो जितना पुराने आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुराने मटेरियल को यूज़ करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जीएस3 में क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है, आज़ादी के बाद से अभी तक के क्या कारण है। तो साल 2015-16 में आपका NSCN एक गुट है नागालैंड में, इसलिए सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उससे इन्होंने समझौता करा केंद्र सरकार ने, और 2020-21 में बोडो जो उग्रवादी संगठन उससे समझौता करा। उल्फा जो है उसको इन्होंने खत्म करा दिए थे, उसके सदस्यों को मुख्य धारा में लाए। तो इस तरह के आप जब पुट यूज़ करेंगे ना, करंट पे लगातार पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। बाकी जीएस के चारों पेपर्स के लिए कुछ अगर आप शॉर्ट में स्ट्रेटजी बता पाएँ? जीएस के पेपर्स उसमें हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, आपका ज्योग्राफी, बाकी यूपी की ज्योग्राफी, और वो है इंडियन सोसाइटी के लिए आपके जो भी बेसिक मटेरियल्स हैं, जो बुक्स अवेलेबल है, योजना के स्पेशल एडिशंस आते हैं, एनसीईआरटी आती है सोसाइटी की, उसे आप कवर कर सकते हैं, या नदीम हसनैन की बुक ले सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप जो पुरानी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत है ना, शर्मा, और ये सब यूज़ कर सकते हैं, जो भी ट्रेडिशनल बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए जो है आप नदीम हसनैन को ये माजिद हुसैन को यूज़ कर सकते हैं, और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को एज ए रेफरेंस यूज करिए। बार बार इनिशिएटिव रखने से कुछ नहीं होगा। एक बार आपने बेस बना लिया
तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं बस। बाकी करंट अफेयर्स और करंट घटनाओं को ऐड करना सीखिए। आपस में इंटरलिंकिंग आपको आना चाहिए। आप कैसे हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी को पॉलिटी को इकोनॉमी में, इकोनॉमी और सबका यूज़ कैसे सोशोलॉजी में अपने ऑप्शनल कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल करंट रिलेटेड है तो ये आपको बहुत काम आएगा। इसके बाद जैसे जीएस का जो चौथा पेपर होता है, GS 4 का एथिक्स वाला, तो वो चीज़ें कहाँ से करते ये बहुत ही शानदार और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, यूज़फुल पेपर है। इसमें आपको केवल डिफिनीशन पढ़ लेनी है और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कोई गलत बात करता हूँ या अनैतिक बातें करता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो इन GS 4। आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं पर डे, आप जो भी देख रहे हैं समाज में, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अनैतिकता हो, चाहे कोई भी घटना हो, आतंकवाद हो, इन सब पे आप नज़र रखिए। करंट में आप इसमें ऐड करिए, डेफिनेशन के साथ साथ आप करंट का पुट डालते रहिए। ये सबसे बेस्ट पेपर है जिसमें आपको स्पेशल तैयारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से सही हैं, अपनी घटनाओं के आसपास जो हो रही है उसको सजग हैं, तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी और आप एटलीस्ट 120 नंबर आराम से ले आ पाएंगे। उसके बाद जैसे कि जो फिल्म्स, क्योंकि पहला पड़ा होता है फिल्म्स का, तो उसके लिए मतलब कुछ खास स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स में जो आपके आसान पार्ट हैं, आसान पार्ट से जैसे मैं ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, है ना, तो मेरे लिए क्या है कि कहीं ना कहीं पॉलिटी मुझे आसान लगी, मैंने उसे अच्छे से पकड़ बनाई। हिस्ट्री एक बार कुछ फैक्ट्स आते हैं जैसे आप लूसेंट से और आप कॉमन बुक से SS पांडे बुक से तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप माजी हुसैन या आपकी बर्नवाल की बुक से तैयार कर सकते हैं। जो फैक्ट्स हैं, अब ये PCS का एग्जाम IAS के तरीके से है नहीं, ये फैक्ट बेस्ड हो गया है, तो आपको फैक्ट्स पकड़ बनानी होगी। करंट और यूपी का रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। करंट के लिए आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़िए। पर डे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूरदर्शन और राज्यसभा TV देखिए, सनसेट TV जो कि आजकल हो गई है। और जो आपके संपादकीय आते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं, तो एटलीस्ट एक स्तरीय पेपर का, जैसे कि मैं हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एडिशन पढ़ता हूँ और पर डे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। एक स्टैंडर्ड पेपर को आपको पर डे फॉलो करना चाहिए, उसमें से कटिंग बना के फाइल में रखनी चाहिए, जो कि आपके प्री में काम आता है और मेंस में तो आता ही आता है। उसके अलावा CSET वगैरह के लिए कुछ? CSET के लिए, ह्यूमैनिटी वालों के लिए थोड़ा दिक्कत अब होने लगी, पहले नहीं था। जब से नेगेटिव मार्किंग पिछले 2 साल से टफ हो गया है। उसके लिए हर बच्चे का अपना अपना एक होता है प्लस पॉइंट। जैसे कोई बच्चे, किसी का इंग्लिश अच्छी है और किसी की हिंदी अच्छी है। इंग्लिश में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं CSET में, हिंदी में 20 आते हैं। आप उस पर कमांड कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग की बेसिक नॉलेज आप रख लीजिए। एटलीस्ट 10th क्लास आपके SSC की जो होता है ना MTS का पेपर, उसे आप लगा लीजिए, पुराने पेपर लगा लीजिए और कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। और कम से कम एग्जाम से 2 महीने पहले CSET पे ध्यान देना शुरू करिए। मेरे साथ के इस बार 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि GS में उनका स्कोर बहुत अच्छा था, मेरे से भी ज़्यादा था, लेकिन वो CSET में फेल हो गए हैं। उसका मेन कारण यही था कि रात को CSET पढ़ते हैं, सभी देने चले जाते थे। हल्के में लेना CSET के लिए घातक हो गया, जैसे कि CSET 2016 से IAS में घातक हो गए। जैसे कि यहाँ पर लिखना ज़्यादा पड़ता है, 3 घंटे का समय होता है, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ें हम तैयारी के दौरान अपने ध्यान रखें ताकि यहाँ पर अच्छे से आके लिख सकें? मेंस की तैयारी आप सही से पूछिए तो पर डे इंसान को चाहे आधे घंटे 2 घंटे जितना समय मिले, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एग्ज़ाम ही राइटिंग का है। अगर आप राइटिंग नहीं कर पाएंगे तो आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी दिमाग में बैठा है, कुछ भी करा, कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रोड्यूस करके दिखाना है। और जो भी आपने पढ़ा है, आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अभी जो 3 घंटे में और टोटल जो आपका 4 दिन पेपर होता है, टोटल 24 घंटे में जो प्रोड्यूस करेंगे उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्पीड, और सबसे बड़ी बात है दिमाग को आपको राइटिंग के अनुकूल ढालना होगा, है ना। आपको उसी हिसाब से अपने दिमाग को ऐसा गाइड करना होगा कि जो आप लिखें तो फैक्ट अपने आप दिमाग आपको देता रहे, तो आपकी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। जो हमारे साथ नए एस्पिरेंट जुड़े हैं, तो उनको अगर आप प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता पाएँ कि उनको स्टार्टिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो संपूर्ण सिलेबस को देखें। सिलेबस ही जो होता है वो मेन होता है। अगर आपके पास सिलेबस है और आप सिलेबस को, मान लीजिए अपने पास प्री का सिलेबस है, तो आपके सामने स्टडी टेबल पर सामने प्री का सिलेबस होना चाहिए, CSET का और GS का। मेंस के चारों पेपर और ऑप्शनल का सिलेबस सामने चिपका रहना चाहिए। और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी घटना होती है, फॉर एग्जांपल आज 5G रोल आउट हो रहा है। आज डेट में 5G रोल आउट होगा तो पेपर 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आएगा, हो सकता है निबंध में भी आ जाए अगले साल, और प्री में भी आ जाए कि 5G के क्या फ़ायदे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी आपकी जो टेक्नोलॉजी 4G चल रही है ना, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप तैयार करते चलिए। फॉर एग्जांपल अग्निवीर योजना आई थी, तो अग्निवीर योजना जो है आपके GS 3 के उसमें है। और इन केस अगर आपका मान लीजिए ज्योग्राफी है या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो करंट से रिलेटेड है, जैसे सोशोलॉजी है, तो उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। और वो आपके दिमाग में स्टक हो गया, आपने अगर दिमाग में उसके 5-6 पॉइंट्स बना लिए, उसके फ़ायदे और नुकसान अगर आपने दिमाग में बैठा लिए तो आप काम है। इस तरीके से करंट में तैयारी करनी चाहिए। और ये नहीं होता कि सिविल सर्विस तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती। आपको हमेशा सजग रहना होता है और आपको हमेशा अपने हिसाब से कार्य करना होता है। और पर डे हमारे काम में बहुत कुछ चीज़ें ऐसे न्यूज़पेपर्स में आती हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आती हैं।
उसे हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान 2000 आपका भी लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ में, लास्ट अक्टूबर में, नवंबर में, और इस साल क्वेश्चन आया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्या फ़ायदे होंगे, और ये सब जो आता रहता है। तो बाकी जैसे कि स्टार्टिंग में यदि कोई तैयारी स्टार्ट करता है तो उसको कितने घंटे मतलब पढ़ाई करनी चाहिए? पहली बात तो अपनी क्षमताओं को देखें। अब आपका बैकग्राउंड क्या है, मान ली मैं साइंस का हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरे क्या है स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं। साइंस वाले का हो सकता है उसमें मैथ हो तो उसका सेट अच्छा होगा, मैथ रीजनिंग। तो अपने पहले प्लस पॉइंट्स को पहचानिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए और भीड़ में मत जाइए। कोचिंगों के मैं सख्त खिलाफ इसलिए रहता हूँ कि कोचिंग जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देती है। अब इसका मतलब कहने का मैं कोचिंगों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चला रहा, लेकिन वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। 10,000 लड़के एक कोचिंग फॉर एग्जांपल हैं, तो शायद वहाँ उसमें 10 लड़के भी सिलेक्शन नहीं होता, बाकी लड़कों का अपने से ही होता है और बच्चे खरीदे जाते हैं। तो आपको इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। लड़के जाते हैं कोचिंग पढ़ते हैं, 2 साल में निराश हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आपको अपने हिसाब से पुराने पेपर्स जो हैं प्री मेंस के उसको देखिए और उसमें आप अंदाज़ा लगाइए और पकड़िए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे मैं कवर कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है तब कोचिंग करिए। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं दोस्त कोचिंग कर रहा है तो मैं भी 1 लाख 1.5 लाख बर्बाद कराया। सबकी बैकग्राउंड अलग होती है, कोई फैमिली होती है कृषक फैमिली से, किसी कोई ऑफिसर का लड़का होता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। कोचिंग आवश्यक है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, लेकिन ढेर साल मत करिए। जैसे मैंने आज तो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, मैंने कई बार मेंस पास किया, प्री पास करा। मैंने सोशियोलॉजी ही करी क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनसे करी कुछ, और मैंने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ी आपको। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू।